पीएम मोदी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को मेघालय और नागालैंड जाएंगे, वहीं 8 मार्च को त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। होली महोत्सव के दूसरे दिन आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने चिता भस्म के साथ होली का त्योहार मनाया। देश और विदेश से आए कई पर्यटक होली महोत्सव में शामिल रहे। भारतीय सेना ने खेलो इंडिया मिशन के तहत गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में स्कीइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के कई बच्चे शामिल हुए। मेरठ जेल में इन दिनों कैदियों को इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी सरकार की नई पहल के चलते सभी को अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्स दिए जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से तिलमिलाई आम आदमी पार्टी अब विपक्ष के साथ मिलकर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। यही वजह रही कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताते हुए केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। इस चिट्ठी में लिखा गया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये दिखाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। जिन नेताओं ने पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी, उनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी में मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया गया। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया कि ये कार्रवाई पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और सिसोदिया की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है। बड़ी बात यह भी है कि जिन 9 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उनमें से कई के खिलाफ खुद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। साल 2011 में जब दिल्ली के जंतर मंतर में अन्ना हजारे के साथ मिलकर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, तो इन्हीं दलों के कई नेता उस समय इनके निशाने पर थे। लेकिन जब केजरीवाल राजनीति में आए तो भ्रष्टाचार के मायने बदल गए और जिन पार्टियों का कल तक वो विरोध कर रहे थे, आज वो उन्हीं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी में सिर्फ सीबीआई और ईडी पर ही सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि राज्यपाल पर भी निशाना साधा गया। इस चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के काम में राज्यपाल दखल देते हैं। चिट्ठी में केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण राज्यपाल को बताया गया। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि पूरी दुनिया आशंकित है कि बीजेपी के तानाशाही शासन के दौरान भारत के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में, क्योंकि 2014 से अब तक जितने राजनेताओं की गिरफ्तारी हुई, छापे मारे गए या पूछताछ हुई, उनमें ज्यादातर विपक्षी नेता हैं। लेकिन उन विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच धीमी पड़ गई, जिन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर दी। चिट्ठी में हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और नारायण राणे का जिक्र भी किया गया, जिन पर ईडी और सीबीआई की जांच तो चल रही थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद वो जांच धीमी पड़ गई। लेकिन जो विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुए, उन विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी हुई, उनके खिलाफ मामले और उनकी गिरफ्तारी में इजाफा हुआ, जिसमें लालू प्रसाद यादव, संजय राउत, आजम खान, नवाब मलिक और अनिल देशमुख समेत कई नेता शामिल हैं। इन सभी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों ने जिस तरह की कार्रवाई की, उससे साफ संदेश जाता है कि जांच एजेंसियों की ये एक्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जिस तरीके का बर्ताव केंद्र सरकार का आज सभी विपक्षी दलों के साथ है, ये बड़े खतरे की घंटी है और ये तानाशाही और डिक्टेटरशिप के संकेत हैं। तो जाहिर तौर पे उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं सारे झूठे हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए और बीजेपी की जबरदस्ती सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। चिट्ठी के जरिए विपक्ष ने साफ आरोप लगाया कि देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, जो देश के लिए खतरे की घंटी है। हर कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए। आप विपक्ष लड़िए, आप सत्ता में हैं, लड़िए, लेकिन चुनाव के रण के मैदान में लड़िए। एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर, गवर्नर के दफ्तर का इस्तेमाल कर कर आप केवल विपक्ष को ही खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस देश की लोकतांत्रिक बुनियाद को हिला रहे हैं। विपक्ष भले ही सिसोदिया की गिरफ्तारी को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से जोड़ रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा था, और वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल 30 मई से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।
यही वजह रही कि पहले सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद छोड़ा और फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और साफ कर दिया कि एजेंसियां निष्पक्षता से काम कर रही हैं। तो दुरुपयोग अब नहीं हो रहा एजेंसियों का। एजेंसियों का दुरुपयोग उस समय हुआ कि इंडिपेंडेंटली एजेंसी काम कर देना चाहती थी। एंटी करप्शन एजेंसी है, सीबीआई है, इनकी ड्यूटी क्या है, काम क्या है कि देश को लूटने वाले लोगों को पकड़े। अब जो लुटेरे हैं वो पकड़े जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी को विपक्ष की बौखलाहट करार दिया। यह वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा तो अपने ट्वीट में यहाँ तक लिख गए कि विपक्ष के नेताओं ने ऐसा ही एक लेटर कसाब को बचाने के लिए भी लिखा था। जब ऐसे लेटर आने लगे मतलब अपराध पक्का है, अब बचाने की हड़बड़ाहट है। बड़ी बात यह है कि चिट्ठी के जरिए विपक्ष भले ही इसे लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जोड़ रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन नेताओं पर ईडी और सीबीआई का एक्शन जारी है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिस पर कार्रवाई हो रही है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और इसे सत्ता के दुरुपयोग से जोड़ रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर कट्टर ईमानदार होने का दावा किया और कर्नाटक की जनता को इस बात का भरोसा दिया कि उनकी पार्टी देश की सबसे बड़ी कट्टर ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल यही नहीं रुके, खुद को सही साबित करने के लिए वो बीजेपी पर बरस पड़े और सीधे सीधे यहां तक कह गए कि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी से बीजेपी जलती है। दूसरों से जलना ठीक नहीं है, आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, जलन होती है आपको। आम आदमी जितनी तेजी से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी, हमसे सीखिए, जैसे हम ईमानदार हैं आप भी ईमानदार बनिए। केजरीवाल ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को भ्रष्ट करार दिया। वो यहाँ तक कह गए कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार की वजह से यहाँ भ्रष्टाचार भी डबल हो गया। डबल इंजन की सरकार में तो भ्रष्टाचार डबल हो गया, 20% से बढ़ के 40% हो गया आज यहाँ पे कमीशन। केजरीवाल ने बेंगलुरु में बीजेपी नेता के बेटे के घर से मिले 8 करोड़ रुपयों का जिक्र भी किया और इसके जरिए मनीष सिसोदिया का मुद्दा उठाते हुए उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसाने का आरोप लगा दिया। पकड़ा उसके घर पे रेड हुई, रेड में 8 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए जो भी मिला पकड़ा गया, वो गिरफ्तार किया मनीष सिसोदिया को। केजरीवाल भले ही बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हों, कट्टर ईमानदारी का जुमला पेश कर रहे हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के 2 पूर्व मंत्री और नेता भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। सिसोदिया को जहां शराब नीति केस में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, तो वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए मिलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वहां हुबली में हुई एक और छापेमारी में 3 करोड़ की रकम बरामद हुई है। बताया गया कि यह रकम हुबली के केशवापुर के रमेश बोनागेरी नाम के कारोबारी के यहां से बरामद हुई। केंद्रीय अपराध शाखा यानी सीसीबी के अधिकारियों को कारोबारी के ठिकाने पर भारी मात्रा में कैश होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सीसीबी की टीम कारोबारी के साई गार्डन के घर पहुंची और वहां जब छापा मारा तो उनके भी होश उड़ गए। छापेमारी के दौरान घर के हर कोने से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां निकलने लगी। इन नोटों को बड़े ही सलीके से घर के कोनों में छुपाकर रखा गया था, लेकिन सीसीबी की टीम ने घर के कोने कोने की तलाशी ली और नोटों को निकालकर एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। कारोबारी के घर हुई छापेमारी में जो रकम सामने आई वो इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी, जिसके बाद एक एक नोटों की गड्डी को मशीन में डालकर गिनती शुरू की गई, जिसमें काफी वक्त लगा। लेकिन जब गिनती खत्म हुई तो बरामद रकम करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई। इस छापेमारी में जितनी भी रकम बरामद हुई उसके दस्तावेज कारोबारी से मांगे गए, लेकिन ये रकम कहां से आई, इससे जुड़ा एक भी दस्तावेज कारोबारी की तरफ से सीसीबी की टीम को नहीं दिया जा सका, जिसके बाद बरामद रकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।